अगर आपको भी सफल होना है तो प्रशांत उइके की ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्टोरी को सुनिए, जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपके अंदर इतना जोश और जुनून पैदा कर देगी कि आप मेहनत करने पर मजबूर हो जाएंगे और सफलता आपके कदमों में होगी। तो चलिए जानते हैं उन्हीं के शब्दों में उनकी इस ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्टोरी को। मैं प्रशांत हूँ, प्रशांत उइके, मध्य प्रदेश के बैतूल का रहने वाला हूँ। 20 साल उम्र रही होगी मेरी, तब से 3 स्टार लगाकर वर्दी पहनने का सपना देख रहा था। पहली बार में ही MPPSC यानी मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की स्टेट सर्विस एग्ज़ाम में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू क्लियर कर दिया। मेरी 50वीं रैंक आई। यह जानने के बाद पापा उस रात खुशी के मारे सो नहीं सके। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन नियति कुछ और ही कहानी लिखने में लगी थी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ट्रेनिंग के 15वें दिन ऐसा कुछ हो जाएगा कि वर्दी ही नहीं बचेगी और वर्दी जाने के साथ ही लोगों का व्यवहार भी बदल जाएगा। जो लोग मेरे सिलेक्शन पर शाबाशी दे रहे थे वो ही कहने लगे कि मैंने अपने सेलेक्ट होने की झूठी खबर उन्हें दी थी। कुछ जानने वाले तो ये तक भी कह रहे थे कि मैं गलती से सेलेक्ट हो गया था। अब आप ही बताएं, क्या कोई व्यक्ति गलती से DSP सेलेक्ट होता है? सिनेमा नहीं है भाई साहब, असल ज़िंदगी है यह। चलो आप लोगों को अपनी ज़िंदगी की कहानी शुरू से बताता हूँ। मैं पढ़ने में तेज़ था। 8वीं तक गांव में पढ़ाई की, फिर शहर आ गया। 12वीं मैंने बैतूल में रहकर की। मेरे 81% नंबर आए। मन मारकर BSc यानी बैचलर ऑफ साइंस करने लगा। मेरी दीदी यानी बुआ की लड़की तब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। दीदी ने सलाह दी कि चुपचाप सिविल सर्विस की तैयारी करो, डॉक्टर बनने में बहुत समय लगेगा। तब मेरी उम्र थी 15 साल और मैं अपनी उम्र से पहले भी पढ़ रहा था। मुझे लगा कि दीदी ठीक ही कह रही है। यहीं से मेरा सिविल सर्विसेज का रास्ता खुल गया। पढ़ाई में होशियार था, कॉलेज का टॉपर था। मेरे जैसे टॉपर के जीवन में अभी तो पहली बाधा आनी बाकी थी। BSc के आखिरी सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे थे। 25 नवंबर का कंप्यूटर का पेपर था। हमारा कॉलेज बैतूल में था, वहाँ पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं था। बच्चे एग्ज़ाम में नकल सामग्री ले जाते थे और वॉशरूम में रख देते थे। मेरे कॉलेज के वॉशरूम के फ्लोर पर हमेशा फर्रे गिरे रहते थे और फर्रे इतने ज़्यादा होते थे कि फ्लोर सफ़ेद दिखाई देता था। मैं अपना पर्चा लिखने के बाद टीचर से पूछकर वॉशरूम गया। इतने में नकल पकड़ने वाला दस्ता आ गया और एक साथ 40 लोग सीधे वॉशरूम में घुस गए। उन्हें गेट पर मैं मिला और मेरी कॉपी जब्त कर ली गई। मैं रोने गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे क्या ज़रूरत है नकल की, मैं तो टॉपर हूँ, ये सब नहीं करता। उन्होंने मेरी एक न सुनी। जैसे तैसे घर आया और मैं 4 दिन कमरे से बाहर ही नहीं निकला। इस घटना की वजह से मेरा ध्यान पढ़ाई से हट गया। बहुत कोशिश के बाद भी ईयर बैक लग ही गया, यानी मेरा 1 साल खराब हो गया था। मम्मी खूब समझाती थी कि हम लोगों को तुम पर भरोसा है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन मेरा मन दुखी रहता। कुछ समय बीता तो मैंने तय किया कि दिल्ली जाकर UPSC की तैयारी करनी चाहिए। 2015 में मेरे साथ मेरे 3 दोस्तों ने भी कोचिंग ज्वाइन कर ली। इसी साल मैंने MPPSC का फॉर्म भी भर दिया था। जनवरी 2016 में प्रीलिम्स परीक्षा हुई। मैं पहली बार में ही पास हो गया। रिज़ल्ट देखने के बाद मुझे खुद पर भरोसा ही नहीं हुआ। आपको ये बता दूं कि पहली बार में ही प्रीलिम्स क्लियर करने के बावजूद मैं मेंस का एग्ज़ाम नहीं दे पाया। नकल प्रकरण की वजह से मुझे सप्लीमेंट्री देनी थी, यानी मैं ग्रेजुएट नहीं था। 2016 में मैंने दोबारा MPPSC का फॉर्म भरा। उस साल भी फर्स्ट अटैम्प्ट में प्रीलिम्स पास कर लिया। अब मैं ग्रेजुएट था तो मेंस की परीक्षा में बैठ पाया। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने मेंस की परीक्षा भी पास कर ली। इसके बाद इंटरव्यू की तारीख आ गई। जनवरी 2017 में इंटरव्यू दिया। उसके बाद फिर से UPSC की तैयारी में लग गया। मई 2017 में MPPSC का रिज़ल्ट आया। मैं DSP यानी डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सेलेक्ट हो चुका था। उस वक्त मेरी उम्र थी 20 साल। पापा को बताया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, खुश रहिए।
मुझे पता था कि वो मेरे लिए कितना खुश हुए होंगे। घर में खुशी के मारे किसी को नींद नहीं आ रही थी। माँ मिठाइयाँ बांट रही थी। आसपास के लोग मुझे गुदड़ी का लाल कहने लगे। यहाँ तक कहा गया कि मैं आदिवासी समाज की शान हूँ। उस वक्त मुझे यह सब समझ नहीं आ रहा था, बस इतना कह सकता हूँ कि अच्छा फील कर रहा था। 7 महीने बाद एक लेटर आया जिसमें लिखा था कि भोपाल में ट्रेनिंग होनी है। मैं फरवरी 2018 में भोपाल आ गया। यहाँ 15 दिन बाद ट्रेनिंग शुरू होनी थी। उससे पहले काम की बेसिक्स समझाने के लिए हमें डीआईजी ऑफिस में रोज़ बुलाया जाता था। कभी कॉल सेंटर में बैठकर देखना होता कि किस तरह के फ़ोन कॉल्स आते हैं, तो कभी एसपी सर के साथ मीटिंग अटेंड करते थे। भोपाल आए हुए 15 दिन हो चुके थे। सुबह के 11 बजे हुए थे। मेरे साथ ही डीएसपी सेलेक्ट हुई। मेरी एक दोस्त ने फ़ोन किया कि जल्दी ऑफिस आ जाओ, डीआईजी सर आए हैं, बुला रहे हैं। मैं खाना खा रहा था तो तुरंत निपटाया। बगल में एक कांस्टेबल सर रहते थे। उन्हें कहा कि मुझे ऑफिस छोड़ दीजिए। वो स्कूटी निकाल कर तैयार हो गए। हम लोग मुश्किल से 1 किलोमीटर बढ़े होंगे कि एकदम बगल से एक कार गुजरी और उसने हमें साइड से ठोक दिया। मैं स्कूटी से कम 15 फीट उछला और चेहरे के बल गिर गया। आप समझ लीजिए कि पूरी ज़िंदगी फ्लैशबैक हो गई और मैं सोचने लगा कि पापा मम्मी का क्या होगा, नौकरी तो नहीं छूट जाएगी। इतने में मेरा ध्यान मेरे पैर पर गया। धूल और खून से सना हुआ मेरा जूता मेरी एड़ी के साथ लटक रहा था। मेरी आधी एड़ी कटकर अलग हो चुकी थी। जूता सोल के साथ कट चुका था। जिस कार से एक्सीडेंट हुआ था उसका ड्राइवर मेरी हालत देखकर घबरा गया। उसने कंधे के सहारे से मुझे उठाया और एक तरफ से मुझे कांस्टेबल सर ने पकड़ा। उन्हें ज़्यादा चोट नहीं आई थी, बस हाथ वगैरह छिल गया था। हम लोग एक हॉस्पिटल में गए। अपना लटका हुआ पैर लेकर जैसे तैसे अंदर गया तो पता चला कि डॉक्टर ही नहीं आया। फिर लंगड़ाते हुए कार में बैठा और दूसरे हॉस्पिटल पहुंचा। वहाँ भी पता चला कि डॉक्टर साहब अभी नहीं आए। मेरी हालत दर्द से ज़्यादा ये सोचकर ख़राब हो रही थी कि अगर इलाज में देरी हो गई तो ज़िंदगी नहीं बचेगी। दूसरे ही क्षण खुद को समझा रहा था कि सब ठीक है। हम लोग अभी तीसरे हॉस्पिटल के बाहर थे। नाम लिखा था शुभम हॉस्पिटल। हमने इस बार कार वाले से कहा कि अब की बार मैं नहीं जाऊंगा, आप डॉक्टर पूछ कर आइए। खैर यहाँ डॉक्टर थे। मुझे उतारा गया, स्ट्रेचर पर लिटाया गया। मैंने यहाँ आकर घर वालों को और अपने ऑफिस में सबको बताया कि चोट लग गई है। इतने में डॉक्टर आ गए। मैं अपने दोनों हाथ जोड़कर एक बच्चे की तरह गिड़गिड़ा रहा था कि प्लीज़ मेरा पैर ठीक कर दीजिए। मैं डीएसपी हूँ, ट्रेनिंग अभी बाकी है, ठीक नहीं हुआ तो मेरा करियर ख़राब हो जाएगा। डॉक्टर साहब मुस्कुराए और फिर घुटने के नीचे से मेरी जीन्स काटने लगे। उन्होंने पूछा कि खाना कब खाया था। मैंने कहा कि बस आधा घंटा पहले। यह सुनकर वो रुक गए। फिर मोजा काटा, जूता उतारा और पैर में पट्टी बांधते हुए उन्होंने कहा कि 4 घंटे इंतज़ार करना होगा क्योंकि एनेस्थीसिया खाली पेट देते हैं, खाना पच जाने दीजिए। मैंने सिर पकड़ लिया कि अब तो मेरा पैर गया। फिर पट्टी लगाए हुए ही मेरे एक्सरे हुआ। कुछ घंटों तक मैं लेटा रहा। फिर डॉक्टर आए और मुझे कमर के बल लिटा दिया गया। लगभग 4 घंटे ऑपरेशन चला। जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला तो माँ, पापा, भाई, बहन, रिश्तेदार, दोस्त सब लोग थे। ये देखकर थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। डॉक्टर ने पापा को बताया कि एडी के नीचे का मांस कट चुका है। अब लगभग 3 सप्ताह इन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। डॉक्टर ने यह भी कहा कि ये हड्डी टूटने से ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इसमें अगर रिकवरी नहीं हुई तो मांस काटकर अलग करना पड़ेगा। 20 दिन बाद पता चला कि मेरा मांस जुड़ा ही नहीं। अब मेरी एडी के मांस का 20% हिस्सा काटना होगा। मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। फिर ऑपरेशन हुआ। फिर पता चला कि पैर मुड़ने में भी दिक्कत हो रही है। इसके लिए 6 महीने तक फिजियोथेरेपी लेनी थी। फिजियोथेरेपी में जितना दर्द हुआ उतना एक्सीडेंट में भी नहीं हुआ था। मेरे पैर सूज जाते थे।
इसके लिए वैक्स थेरेपी ली। आधा किलो मोम गर्म करके 4 इंच के पेंटिंग ब्रश से मेरे पैर को रंगा जाता था। उस दर्द को याद करके अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 6 महीने तक थेरेपी चली। इस दौरान मेरा मन रोज करता कि भागकर एकेडमी चला जाऊं। मैं अपने डॉक्टर से अक्सर पूछता ट्रेनिंग पर कब से जा सकूंगा। आखिरी बार चेकअप कराने गया तो फिर से यही सवाल दोहराया। डॉक्टर ने जवाब दिया, तुम चाहो तो जा सकते हो, लेकिन मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा। मैंने उनकी बातों को इग्नोर किया और ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली। वहाँ मेरा खुले मन से स्वागत हुआ। अब पुलिस की ट्रेनिंग के तो अपने ही तरीके हैं। रोज़ सुबह 4 बजे उठकर कसरत करना, अपना काम निपटाना, टिप टॉप ड्रेस में परेड करना। 1 सप्ताह के भीतर मेरा पैर जवाब देने लगा। सीनियर्स ने कहा, टेंशन मत लो, आपको ऑफिस वर्क दे दिया जाएगा। मुझे ये बात चुभ गई। लगा कि दया भाव किस लिए लें। आज तक मैंने पढ़ाई और मेहनत के साथ कोई समझौता नहीं किया था। अब नौकरी के साथ क्यों करूं? अभी तो 21 साल का ही हूँ। फिर से मेहनत कर कुछ और हासिल करूँगा। रात के 1 बज रहे थे। एकेडमी में एक छोटी सी टेबल और कुर्सी मिली थी। मैंने कुर्सी खींची, A4 साइज़ की एक शीट निकाली और रोते हुए अपना इस्तीफ़ा लिखा। सुबह पापा को बताया तो उन्होंने कहा कि ठीक किया तुमने। उनकी बातों से मुझे सुकून मिला। जब एकेडमी पहुंचा तो सीनियर्स ने खूब समझाया कि इस्तीफ़ा वापस ले लो। मैंने डिसीज़न ले लिया था। वापस विचार करने का कोई सवाल ही नहीं था। घर आया तो आसपास का माहौल ही बदला हुआ था। गांव वाले, पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, किसी को भी मेरे डिसीज़न से खुशी नहीं थी। खुशी तो छोड़ दे, लोग कहने लगे कि मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ था। मुझसे मेरे एक रिश्तेदार ने कहा कि कम उम्र थी इसलिए तो वापस भेज दिया होगा। कोई नहीं, दूसरे इम्तिहान की तैयारी करो। वही लोग जो साल भर पहले मुझे सूरज और सितारा बता रहे थे, अब उनके लिए मैं नौकरी से निकाल दिया गया था। सब मुझे नीचा दिखाने में लगे थे। परिवार वाले और कुछ दोस्तों के अलावा मेरा कोई नहीं था। अकेले मैं कई बार सोचता कि इस एक्सीडेंट में मेरी क्या गलती, जो कि लोग मुझे भला बुरा कह रहे हैं या मुझसे नाराज़ हैं। मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? इन सारी परिस्थितियों की वजह से मैं आत्महत्या ही सोचने लगा। कुछ ही दिन में मैंने MPPSC की परीक्षा की तैयारी फिर से शुरू कर दी। इस बीच कोविड आ गया। पापा रिटायर हो गए थे। मुझे खुद को दोबारा से साबित करना था। कई बार ऐसा लगता कि पापा पर बोझ बन रहा हूँ। मन खराब रहने लगा और इसी बीच जैसे तैसे तैयारी चल रही थी। पहला लॉकडाउन जैसे ही खुला मैं भागकर इंदौर आ गया। यहाँ 4000 महीने पर एक कमरा लिया और खुद को उस कमरे में लगभग बंद कर लिया था। साल 2020 के सितंबर से खूब मेहनत की। हर साल MPPSC का फॉर्म भरता रहा और एग्ज़ाम में बैठ जाता। इस साल जून महीने की बात है। मैं एक दिन अपने कमरे में बैठकर पढ़ रहा था। एक दोस्त का फ़ोन आया। मेरा इंटरव्यू होना था और मैं उसकी तैयारी में लगा था। मुझे लगा कि अगर दोस्त से बात करूंगा तो समय बर्बाद हो जाएगा। दूसरे ही पल ख्याल आया कि वैसे भी मेरे गिनती के 2-4 ही दोस्त हैं, कॉल उठा ही लेता हूँ। मेरे फ़ोन उठाते ही वो बोली, प्रशांत बधाई हो, तुम डिप्टी कलेक्टर बन गए हो। MPPSC 2020 का रिज़ल्ट आ गया है। मैंने कहा कि मजाक मत करो, मुझे अभी पढ़ना है। उसने कहा कि खुद चेक कर लो। मैं भागकर अंदर आया तो मेरे रूममेट ने पहले ही रिज़ल्ट खोल लिया था। हमने 3 बार नाम और रोल नंबर मिलाया और फिर लंबी सांस ली। मैं अपने बिस्तर पर टिक कर बैठ गया। मुझे वो सारी चीज़ें याद आने लगी। 20 की उम्र में DSP, ट्रेनिंग, एक्सीडेंट, इस्तीफ़ा, लोगों के ताने, सब कुछ। ये सब सोचते हुए मैंने पापा को फ़ोन लगाया। उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। मम्मी को कॉल करने पर वो कहने लगी कि खाना खा रहे हैं, इसीलिए अभी बात नहीं करेंगे, बाद में फ़ोन करेंगे। मैंने मम्मी को बताया कि मैं कलेक्टर बन गया हूँ। वो फ़ोन पर ही फूट फूट कर रोने लगी। मैं खुश था ये सोचकर कि मेरे फैसले और मेरी दृढ़ता यानी जिद की जीत हुई। कमाल तो उन लोगों ने किया जो मुझे झूठा कह रहे थे। वो लोग बुके लेकर मुझे बधाई देने घर पर आ गए। कुछ लोगों ने ये तक कहा कि हमें तो पता था
जैसा कि हम सभी ने कलेक्टर बनो कि प्रशांत उइके ने इतनी मुश्किलों के बावजूद भी हार नहीं मानी और अपने दृढ़ फैसले और कड़ी मेहनत के दम पर सफलता हासिल की। वो मुश्किलों के सामने झुके नहीं बल्कि उनका डटकर सामना किया और अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही दम लिया। ठीक उसी तरह हमें भी दृढ़ता और कड़ी मेहनत का रूल अपनाना होगा। रास्ते में जितनी भी बाधाएं मुश्किलें आए उन सभी को पार करके अपने लक्ष्य को अपनी मंजिल को हासिल करना होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आगे भी आपको मिलता रहे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।